नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का सह चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है पाल वंश। इससे पहले हम लोगों ने प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बारे में पढ़ा था। आज हम पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे और उनके शासकों के बारे में जानेंगे कि उन शासकों ने क्या क्या कार्य किए हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पाल वंश के पहले नंबर जानिए कि पाल वंश के संस्थापक कौन है। तो पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल। तो पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। इसको आपको याद करना है, मेमोराइज करना है। ठीक है, जो ये सेक्शन है आपका मध्यकालीन भारत का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी लोग इसको इग्नोर भी कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान देंगे। अगर यहाँ से प्रश्न आप सही करते तो आप प्लस पॉइंट में होंगे। ठीक है, तो देखेंगे पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। अब ये पाल वंश जो स्थापित हुआ था उसका क्षेत्र क्या था? ठीक है, अब पाल वंश की स्थापना हो गई, गोपाल ने कर दी, लेकिन कहाँ पर की? तो कहाँ पर की? तो बंगाल में की। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहाँ की? बंगाल में की। अब बंगाल जो था उस समय, तत्कालीन बंगाल का दो क्षेत्रों में डिवाइड था उस समय। तो कौन दो क्षेत्र थे? पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ठीक है, मान लीजिए ये बंगाल है। ठीक है, तो इस तरह से था। तो ये जो पश्चिमी बंगाल ये वाला क्षेत्र, मतलब कि ये जिसे हम लोग बंग कहते थे, और जो पूर्वी बंगाल था जिसे हम लोग क्या कहते थे? गौड़ कहते थे। ठीक है, गौड़ वंश। तो गौड़ वंश, यहाँ पर गौड़ वंश संस्थापक, यहाँ पर बंग वंश था, यहाँ पर गौड़ वंश था। यहाँ पर अब यहाँ पर हम लोग ये चीज़ ध्यान देने वाले हैं कि जो पाल वंश की जो स्थापना हुई, ठीक है, पाल जो गोपाल है वो किस क्षेत्र में आया? ठीक है, तो यहाँ देखेंगे वो था पूर्वी बंगाल, यानी जो गौड़ था। ठीक है, गौड़ वंश जहाँ पर था। और गौड़ वंश का उस समय शासक कौन था? जब गोपाल नहीं आया था तब था शशांक। और शशांक की हत्या किसने की थी? थानेश्वर। ठीक है, देखेंगे थानेश्वर वंश के शासक हर्षवर्धन। तो यहाँ देखेंगे हर्षवर्धन के समय में राजधानी क्या थी, ये भी याद रखेंगे। बार बार पीछे जाके थोड़ी चीज़ रिवीजन क्या करिए। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? तो कन्नौज को। और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि कन्नौज को लेकर ही त्रिपक्षीय संघर्ष है, जिसमें पाल वंश ने भी पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो यहाँ का शासक कहाँ का? पूर्वी बंगाल का, यानी पूर्वी बंगाल जो कि गौड़ वंश जहाँ पर था। गौड़ वंश के संस्थापक कौन है? शशांक। और शशांक की हत्या हर्षवर्धन ने की थी। और हर्षवर्धन किस शासक किस समय के थे? तो ये थे गुप्तोत्तर काल के। किस समय के थे? गुप्तोत्तर काल के। गुप्तोत्तर काल, ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग। तो गुप्तोत्तर काल के शासक हर्षवर्धन, जिन्होंने राजधानी बनाई कन्नौज को। ठीक है, अब कन्नौज क्या आगे चल के त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण बनता है। ठीक है, तो ये तो हर्षवर्धन तक की। अब क्या हुआ कि शशांक की हत्या जब हर्षवर्धन द्वारा कर दी गई, तब क्या हो गया? उस समय वहाँ पर पूर्वी बंगाल में काफ़ी अव्यवस्था फैल गई शासन के स्तर पर। ठीक है, तो बंगाल में व्यापक स्तर पर क्या हो गया? अव्यवस्था फैल गई, मत्स्य न्याय प्रणाली चलने लगी। ठीक है, तो जनता ने विद्रोह कर दिया और जनता ने विद्रोह करके अपना एक स्वतंत्र शासक चुना, जिसका नाम था गोपाल, जिसे हम लोग कह रहे हैं कि गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। और गोपाल एक ऐसा शासक था जो कि लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया था, डेमोक्रेटिकल तरीके से इसको क्या क्या चुना गया गोपाल को। तो कौन सा इस तरह प्रश्न आ सकता है परीक्षा में? आपके सामने 4 शासकों के नाम होंगे और उसमें से पूछा जाएगा कि लोकतांत्रिक तरीके से किसे चुना गया, किस शासक को चुना गया मध्यकालीन भारत में। ठीक है, तो आपके पास आपका आंसर होगा गोपाल। गोपाल दे रखा होगा, धर्मपाल दे रखा होगा, महिपाल दे रखा होगा, देवपाल दे रखा होगा। तो किसे चुना गया? लोकतांत्रिक तरीके से गोपाल को चुना गया। और गोपाल का कौन था? पाल वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर कर लेंगे। इसको सब लिंक करते हुए पढ़िए। अब आते हैं पाल वंश के संस्थापक, जैसा कि मैंने बताया कि गोपाल है। और इस वंश का आप देखिए, गोपाल वंश कैसा था? इसने स्थापना की, लेकिन इस पूरे क्रम में जब एक समय ऐसी स्थिति आ जाती है जब इस पाल वंश में भी संकट आता है, तो उस संकट से कौन उसको उबारता है? तो वो था महिपाल। इसीलिए महिपाल को क्या कहा जाता है? द्वितीय संस्थापक कहा जाता है पाल वंश का। तो यहाँ पर दो नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, दो नाम तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक था गोपाल, एक महिपाल। ठीक है, गोपाल जो कि संस्थापक माने जाते हैं और द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? महिपाल को माना जाता है। इस तरह से परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। अब देखेंगे शासक हैं पहले नंबर पर गोपाल, जिसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। और इनके पुत्र थे धर्मपाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धर्मपाल ने क्या किया? पाल वंश को और मजबूत बनाया। गोपाल ने तो स्थापना कर दी, लेकिन धर्मपाल ने क्या किया? उसको मजबूती प्रदान की। मजबूती कैसे प्रदान की? कुछ कार्यों के माध्यम। अब कुछ कार्य क्या किए उन्होंने? ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि धर्मपाल ने विक्रमशिला काफ़ी महत्वपूर्ण, बार बार आता है परीक्षा पर। विक्रमशिला
एवं सोमपुर बौद्ध विहार बनवाया। यहाँ पर देखेंगे विक्रमशिला एवं सोमपुर बौद्ध विहार बनवाया, और जो विक्रमशिला बौद्ध विहार था उसी के नाम से, मतलब विक्रमशिला के नाम से ही क्या किया, एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई। कहाँ पर? बिहार के भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो भागलपुर जिला है ये बिहार का कैसे, कौन सा जिला है, ये पूर्वी जिला है आएगा आपका। ठीक है, इसकी स्थापना करवाई। लेकिन इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय की को जो नष्ट करवाया, किसने कराया, नष्ट कर दिया, किसने नष्ट किया? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। इसको नाम याद है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, जो कि कहाँ पर था? बिहार के भागलपुर में। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। धर्मपाल को एक उपाधि प्रदान की गई थी, उनके जो दरबारी कवि थे सोड्डल। तो सोड्डल किसके दरबारी कवि थे? धर्मपाल के, और उन्होंने एक उपाधि दी धर्मपाल को, किसे क्या नाम दिया? उत्तरापद स्वामी। तो इस तरह से दो अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पर कि धर्मपाल के दरबारी कवि सोड्डल थे और उन्होंने धर्मपाल को क्या कहा? उत्तरापद स्वामी। उत्तरापद स्वामी की संज्ञा किसे दी जाती है? धर्मपाल को दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं देवपाल। नेक्स्ट शासक आते हैं देवपाल। तो देवपाल देखेंगे, देवपाल के बारे में इतना इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने 5 गांव दान में दिए थे। 5 गांव दान में, किसने 5 गांव दान में दिए? गांवों को दान किसने दिए? ठीक है, तो किसने दिए? देवपाल ने। क्यों दिया? बौद्ध विहार के संरक्षण के लिए। और बौद्ध विहार का निर्माण किसने करवाया था? तो देखेंगे यहाँ पर जावा और सुमात्रा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव। तो शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव, मतलब इस तरह परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि बालपुत्र देव जो कि शैलेंद्र वंशीय शासक थे जावा सुमात्रा में, किसके समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे? देवपाल के समकालीन थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे किसने गाँव दान दिया? 5 गांव किसने दान दिया? देवपाल ने। ठीक है, किस लिए दिया? बौद्ध विहार के संरक्षण के लिए। ठीक है, अब आते हैं बिग्रेपाल। बिग्रेपाल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं महिपाल। महिपाल इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महिपाल जब बीच में बिग्रेपाल के समय, बिग्रेपाल है देखिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं है, इसका मतलब कुछ अच्छे कार्य नहीं हुए और उसमें स्थिति थोड़ी गड़बड़ होने लगी, तो उसको उबारने के लिए महिपाल ने काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाया। इसीलिए महिपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि महिपाल के समय में क्या कार्य हुए। तो महिपाल के समय में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें बता रहा हूँ आपको। इस महिपाल को किसने पराजित किया? तो देखेंगे यहाँ परीक्षा में प्रश्न आता है। तो चोल वंशीय शासक राजेंद्र चोल ने क्या महिपाल को पराजित किया। ठीक है, अब देखेंगे काफ़ी महत्व, उसके बाद आखिरी में आ जाते हैं रामपाल आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण लाइनें हैं जिसको आपको ध्यान देना है। कन्नौज को प्राप्त करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि कन्नौज उसमें त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य बिंदु हुआ करता था, तो कन्नौज को प्राप्त करने के लिए के क्रम में त्रिपक्षीय संघर्ष में धर्मपाल, जो मैंने बताया कि धर्मपाल कौन थे? दूसरे शासक थे, गोपाल के बाद दूसरे शासक थे। धर्मपाल को प्रतिहार शासक, अब प्रतिहार शासक कौन? वत्सराज। ये सब नाम आपको याद रखना है कि वत्सराज किस वंश के शासक हैं और अन्य कौन किस वंश के शासक हैं। तो प्रतिहार शासक वत्सराज और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित होना पड़ा। तो धर्मपाल किन शासकों से पराजित हुए? राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों से पराजित हुए। प्रतिहार शासक वत्सराज और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुए। धर्मपाल, एक चीज़ इनको उपाधि दी गई थी, इन्हें समकरहा कहा गया। समकरहा मतलब होता उचित कर लगाने वाला। क्या कहा गया? उचित कर लगाने वाला। और इन्हें परम सौकात की भी उपाधि दी गई। किसे? धर्मपाल को। ये तो हो गया धर्मपाल की बात। अब आते हैं महिपाल। तो महिपाल के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि महिपाल को किसने पराजित किया था? राजेंद्र चोल ने। महिपाल ने क्या किया? बौद्ध भिक्षु अतिश। तो बौद्ध भिक्षु कौन है? अतिश है। किसके समय में है? महिपाल के। इन्होंने अतिश के नेतृत्व में तिब्बत में धर्म प्रचारक को भेजा। तो परीक्षा का प्रश्न हो सकता है किस शासक ने बौद्ध भिक्षु अतिश को तिब्बत में धर्म प्रचारक के रूप में भेजा? तो महिपाल ने, या महिपाल ने किस बौद्ध भिक्षु को तिब्बत में धर्म प्रचार के लिए भेजा? तो किसको भेजा? अतिश को भेजा। तो इस तरह से 4 ऑप्शन किस तरह से बना के दिया जा सकता है। अब देखते हैं रामपाल। रामपाल देखिए, इसके काल में पाल साम्राज्य का विघटन हुआ। तो रामपाल देखते हैं यहाँ पर अंतिम है यहाँ पर। ठीक है, और यहीं से क्या होता है? विघटन शुरू हो जाता है पाल वंश का। ठीक है, पाल वंश को देखते हैं। इसके समय में संध्याकर नंदी है, इन्होंने रामचरित की रचना की। रामपाल चरित, सॉरी यहाँ रामपाल चरित है। किसके समय में थे? संध्याकर नंदी, इनके दरबारी कवि थे। ठीक है, तो संध्याकर नंदी ने रामपाल चरित की रचना की
और इसको दो अर्थों में जाना जाता है। दो अर्थों में किस तरह से? दो अर्थों में इस तरह से जाना जाता है कि रामपाल चरित्र में रामपाल के बारे में बताया गया है, शासक के बारे में, या फिर भगवान राम के बारे में बताया गया है। ठीक है। और ये चीज़ देखेंगे, कैवर्तों का जो विद्रोह हुआ था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप लोग कल का रखेंगे। कैवर्तों का जो विद्रोह हुआ था वो किसके शासन काल में हुआ था? तो रामपाल। और रामपाल पाल वंश के क्या रहे हैं? अंतिम शासक रहे हैं, जिनके समय में क्या हुआ है? विघटन हुआ है पाल वंश का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पाल वंश कितने शॉर्ट में मैंने और आसान तरीके से आपको पूरा इसको समझाया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप बहुत लाइक करेंगे, और इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।